मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे हमने वीडियो 5 पे जो पढ़ा था सेल के बारे में पढ़ा था, तो हमने सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ा था। सेकेंडरी सेल को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सेल से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे पूछ देता है लेड स्टोरेज जो हमारी सेल होती है, बैटरी होती है, तो लेड स्टोर बैटरीज में क्या रिएक्शन होती है डिस्चार्जिंग के टाइम पे, वो चार्जिंग के टाइम पे, वो रिएक्शन इंपॉर्टेंटली कई बार पूछ लेता है। और इसी तरह से निकल कैडमियम सेल के लिए पूछ लेता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा लेड स्टोरेज सेल की। मोस्टली वो लेड स्टोरेज सेल के बारे में कई बार हम लोगों से पूछ लेता है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बेसिकली बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ही पढ़ रहे हैं। तो वो चीजें पढ़ रहे हैं बेसिकली हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम में है वो मेंटेन हमारा हो जाए। बेसिकली तो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ही पढ़ रहे हैं, तो हमारा ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, बेसिकली वो टॉपिक्स नहीं छूटने चाहिए जिनसे कि बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर लेड स्टोरेज सेल के बारे में आज हम बात करते हैं। सेकेंडरी सेल्स में सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरीज में हम लोग बात करते हैं लेड स्टोरेज सेल। तो लेड स्टोरेज सेल का डिजाइन क्या होता है, किस तरह से बना होता है, इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। तो लेड स्टोरेज सेल में क्या होता है, किस तरह से इंसुलेटिंग कंटेनर होता है। बेसिकली ये प्लास्टिक का होता है या फिर बैकेलाइट का होता है। बैकेलाइट का ही बेसिकली बनाया जाता है ताकि ये एसिड से रिएक्ट ना करे। अब इस कंटेनर में क्या किया जाता है, अल्टरनेट ऑर्डर पे ग्रेफाइट और लेड, इन दोनों के सेल बना दिए जाते हैं। ये हमारा ग्रेफाइट या फिर हम कह सकते हैं कार्बन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है, और ये वर्क करता है कैथोड के तरीके, और ये पॉजिटिव टर्मिनल के तरीके बिहेव करता है, कैथोड के तरीके बिहेव करता है। और ये हमारा जो टर्मिनल है ये हमारा लेड इलेक्ट्रोड होता है, या इसको मैं नोड कहता हूं। तो कैथोड और एनोड, और यहां पर ये जो सेल होता है इस तरह से पैक कर दिया जाता है, और इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन भर दिया जाता है, जो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरीके से काम करता है। एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। लेड प्लेट्स होती हैं, इनके ऊपर लेड प्लेट्स के ऊपर ये जो हमारी लेड प्लेट होती हैं पैक्ड विथ लेड ऑक्साइड कोटिंग, लेड ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं ताकि ये जल्दी से इलेक्ट्रोलाइज ना हो, कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो, क्योंकि ऑक्साइड की जो लेवल होती है वो कोरोजन से दैट इनके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। इस वजह से लेड ऑक्साइड की लेयरिंग कर दी जाती है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भर दिया जाता है। तो अब इनमें रिएक्शन कहाँ पर क्या होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं एनोड रिएक्शन की। तो एनोड हमने सीधा पढ़ा है कि ये ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड होता है, ऑक्सीडाइजिंग टर्मिनल होता है एनोड हमारा। तो जब ऑक्सीडाइजिंग टर्मिनल है तो यहाँ से सीधी सी बात है कि यहाँ पर लेड का ऑक्सीडेशन ही होगा। तो हम बात करते हैं लेड का ऑक्सीडेशन होता कैसे है। यहाँ पर लेड होता है हमारा, ये सल्फेट आयंस जो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं उससे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके बनाता है लेड सल्फेट में चेंज होता है PbSO4 में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज आउट, और ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। इसी तरह से हम कैथोड हमारा एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड है, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर जो रिडक्शन होता है हमारा लेड ऑक्साइड का रिडक्शन होता है PbO2, ये रिएक्ट करता है हमारा सल्फेट आयंस ऑलरेडी जो सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं उनसे रिएक्ट करता है, और हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे एनोड के थ्रू रिलीज होते हैं वो यहाँ पर इनटेक हो जाते हैं, उनसे रिएक्ट हो जाती है।
और उसके बाद हमारा फाइनली बन जाता है लेड सल्फेट बन जाता है और प्लस H2O। और ये लेड सल्फेट अगेन से वाटर के साथ रिएक्ट करके जब इलेक्ट्रोलाइज करता है तो ये रिएक्शन में चेंज होता रहता है। दैट मीन हमारी इसकी जो नेट रिएक्शन बनती है, तो नेट रिएक्शन हमारी क्या बनती है, इन दोनों को ही लिख लेते हैं Pb प्लस PbO2, Pb प्लस PbO2 प्लस हमारा सल्फेट, क्योंकि हमने 2H 4H प्लस लिए, 2 सल्फेट, दैट मीन H2SO4 के हमें 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। यहाँ पर 2H2SO4 हो जाता है H2SO4 और फाइनली हमें मिल जाता है PbSO4। और देखो एनोड रिएक्शन पर भी लेड सल्फेट मिला था और कैथोड रिएक्शन पर भी हमें लेड सल्फेट मिलता है, तो यहाँ पर दोनों ही प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं PbSO4 प्लस H2O। तो ये हमारी नेट रिएक्शन होती है किसी भी लेड स्टोरेज सेल की रिएक्शन होती है। इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन पूछी जाती है हमसे, राइट डाउन द एनोड और कैथोड रिएक्शन ऑफ टेकिंग प्लेस इन लेड स्टोरेज सेल में एनोड और कैथोड रिएक्शन क्या होती है, किस तरह से उसमें एक्सप्रेस होती है, वो पूछी जाती है हमसे ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में, वो हमारी ये होती है। स्पेशली ISC बोर्ड में ज्यादा पूछता है, CBSE में थोड़ा सा कम पूछता है। अब हम लोग चलते हैं निकल कैडमियम सेल पर चलते हैं, NiCd सेल। निकल कैडमियम सेल हमारे मोबाइल की बैटरीज में होता है बेसिकली, या कॉम्पैक्ट बैटरीज जो होती हैं इनकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है, तो निकल कैडमियम सेल का यूज किया जाता है। तो निकल कैडमियम सेल के कैथोड और एनोड में रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, तो यहाँ पर एनोड रिएक्शन हमारी जो होती है ये ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होती है, और यहाँ पर निकल के इलेक्ट्रोड में जो हमारी एनोड रिएक्शन है, यहाँ पर हमारा कैडमियम मेटल है वो OH माइनस से रिएक्ट करता है और ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज होती है फॉर्म करता है CdOH होल ट्वाइस। क्या फॉर्म करता है ये CdOH होल ट्वाइस, प्लस जब कैथोड का ऑक्सीडेशन होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता है और ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बन जाती है। इसी तरह से एनोड जो हमारी कैथोड रिएक्शन होती है, कैथोड रिएक्शन में हमारा जो निकेल ऑक्साइड यहाँ पर लिया जाता है NiO2 जो होता है निकेल ऑक्साइड NiO2, ये हमारा रिएक्ट करता है H2O से, और एनोड से जो हमें इलेक्ट्रॉन मिले होते हैं उनके साथ ये रिएक्ट करके रिड्यूस कर जाता है, ऑलरेडी रिडक्शन यहाँ पर होता है, और वो चेंज हो जाता है NiOH होल ट्वाइस में। ठीक है, यहाँ पर NiO2 था तो निकल की ऑक्सीडेशन +4 थी और वहां पर केवल उसकी बची +2, दैट मींस का रिडक्शन हो जाता है हमारा +2OH माइनस जो हमारे एक्सेस में होते हैं रिलीज हो जाते हैं, उस तरह से एक रिडक्शन रिएक्शन बन जाती है। अगर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो हमारी हो जाती है CD प्लस NiO2 प्लस H2, NiO2 प्लस H2O, और फाइनली हमें मिल जाता है NiOH होल ट्वाइस एंड CdOH होल ट्वाइस। तो इस तरह से हमारी कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है, नेट रिएक्शन हो जाती है। और इस सेल में निकल कैडमियम सेल में हमारे जो मटेरियल हमारा यूज होता है, यहाँ पर मेटल ग्रिड जो हमारा कंटेनिंग एक मेटल कंटेनर होता है जिसमें निकल ऑक्साइड लगा होता है और उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट फिल होता है जो कि सेपरेट रहता है बाद में। एंड एनोड यहाँ पर कैडमियम का काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का यूज करते हैं। दैट मीन हमारा जो कंटेनर होता है वो निकल ऑक्साइड की लेयरिंग के थ्रू यूज करते हैं, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भर दिया जाता है, वो हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, और बाद में उसमें कैडमियम इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं। इस तरह से कंटेनर जो है हमारा निकल का वो खुद एक इलेक्ट्रोड के तरीके काम करने लगता है, और कैडमियम भी है वो भी एक इलेक्ट्रोड के तरीके काम करने लगता है। बाद में इसको स्पेसिफाई कर लिया जाता है, यूज के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर लिया जाता है। तो डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस में इसको यूज करते हैं। हमारे कंप्यूटर यूपीएस होते हैं, लैपटॉप की जो हमारी बैटरीज वगैरह हैं वो हमारे निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरीज होती हैं, और इफिशियंसी के लिए आज इनको इम्प्रूव कर लिया गया तो लिथियम आयन सेल हमारे जो आ गए, तो ये इम्प्रूव्ड सेल्स हैं, और ये हमारे सारे ही सेकेंडरी बैटरीज हैं, इनको रिचार्जेबल सेल हैं, ज्यादा पोटेंशियल हमें इनसे मिल सकता है, कॉम्पैक्ट है। और पहली चीज निकल कैडमियम सेल हमारा जो है वो लेस कॉस्ट इफेक्टिव भी है, उसके बाद पॉल्यूशन ना के बराबर इसमें क्रिएट होता है, डिस्पोज आसान है, लॉन्ग लास्टिंग है, एंड नंबर ऑफ चार्जिंग साइकिल्स भी इसकी बहुत ज्यादा है, 1000 टाइम्स से भी इसको चार्ज किया जा सकता है।
दैट मीन किसी सेल को 1000 टाइम चार्ज किया जा सकता है, आप देखते हो नॉर्मली उसकी लाइफ 2 इयर्स 3 इयर्स से नॉर्मली ज्यादा हो जाती है, और छोटे से कॉम्पैक्ट होते हैं, कॉम्पैक्ट एरिया पे ही ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन इफेक्टिव होते हैं और पोटेंशियल भी इनका डिक्रीज नहीं करता है, ठीक है। और हमारी आसानी है, हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक तीसरे टाइप के सेल की, फ्यूल सेल की बात करते हैं। इसका क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया है पेपर में कि फ्यूल सेल फर्स्ट टाइम व्हेन इट वाज यूज्ड, तो फर्स्ट टाइम इसको यूज किया गया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, इसको सबसे पहले यूज किया गया था। तो फ्यूल सेल हमारे क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं? देखो फ्यूल सेल की जो मेन प्रॉपर्टी है, ये एक्चुअली हमारा, इसको हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल भी कहते हैं। मीन्स इसमें जो हमारा फ्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही एज ए फ्यूल यूज करते हैं हम यहाँ पर, एज ए फ्यूल यूज होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है बेटा इस सेल में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो केमिकल इनके रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन दीज आर द सेल्स इन विच, या फ्यूल सेल इज द डिवाइस इन विच द केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन एनर्जी बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन is directly converted into electrical energy, or we can say that the chemical energy generated due to the reaction between hydrogen and oxygen, or combustion between hydrogen and oxygen, is directly converted into the electrical energy। इसी डिवाइस को हम बोलते हैं fuel cell। that means fuel cell is a device that directly converts the combustion energy of hydrogen and oxygen into electrical energy, उसको डायरेक्टली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस डिवाइस को हम कहते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की दूसरी स्पेशलिटी क्या है कि इसमें बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता है इसका, क्योंकि बाई प्रोडक्ट केवल और केवल वाटर होता है, और जब बाई प्रोडक्ट इसका केवल और केवल वाटर है तो फिर पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता, पॉल्यूशन फ्री है, इको फ्रेंडली सेल है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी क्या है कि हमें कंटिन्यू एक लॉन्ग प्रेशर के साथ हाइड्रोजन, एक प्रेशर के साथ, प्रॉपर प्रेशर के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटिन्यूस फ्यूल के अवेलेबल रखना, उसको कंटिन्यू फ्लो कराए रखना। दूसरी चीज, अंदर उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं जब रिएक्शन होगी तो वाटर के साथ जब उसमें वाटर एब्जॉर्ब होगा तो कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट होगा, तो उसके डाइल्यूशन को भी हमें मेंटेन रखना है कि वो प्रॉपर कंसंट्रेट बना रहे, ज्यादा डाइल्यूट भी ना होने पाए। दूसरी चीज और क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इसके जितनी ज्यादा हम कॉस्ट लगाएंगे, जितना ज्यादा इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उससे कहीं कम हमें एनर्जी मिल पाती है। दैट मीन हमारे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है। बट इन फ्यूचर आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन इन दिस सेल वी कैन यूज इट, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो एक डिस्कवरी हुई है इसको, सबसे पहले एक्चुअली इसका जो यूज किया गया था, बेसिकली कई सारी बुक्स में ऐसा है कि इसको जब अपोलो स्पेस प्रोग्राम में जब यूज किया गया तो मेन वहां पर स्पेस में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए इसको यूज किया गया, कि वहां पर डिस्टिल वाटर यूज कर सकते थे हम लोग। कम टाइम पे रहना था, सॉल्ट वगैरह नहीं चाहिए थे ज्यादा, क्योंकि बॉडी में डेवलप होते स्पेस में थे, दैट्स व्हाई फ्यूल सेल का यूज किया गया। तो इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी डिजाइन किस तरह से होती है वो हम देख लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, इस तरह का एक मेटेलिक कंटेनर होता है, और इस कंटेनर में एक तरफ से हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक पर, और एक तरफ से ऑक्सीजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्लो होती है। यहीं पर पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये जो होते हैं हमारे पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। ये काम हमारा करता है कैथोड का, और ये टर्मिनल हमारा काम करता है एनोड। एक टर्मिनल कैथोड का और एक टर्मिनल एनोड। और ये इजेक्शन पॉइंट होता है, और यहां से हमारा H2O बाहर निकलता है, और इसके अंदर पेस्ट ऑफ
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या फिल किया जाता है इसके अंदर? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पोटेशियम कंसंट्रेटेड को सोल्यूशन भरा होता है। एक्चुअली पेस्ट ही होता है, हाईली कंसंट्रेटेड लिया जाता है, फिल होता है। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्लो कराई जाती है तो दोनों ही इसके अंदर फ्लो करते हैं। फ्लो करने के बाद यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइट में एब्जॉर्ब होते हैं, जिससे इनके बीच में रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने की वजह से ये एक सेल की तरीके काम करने लग जाता है। तो ये हमारा एक फ्यूल सेल था। तो ये फ्यूल सेल की तरीके काम करता है। हमारा फ्यूल सेल है, मींस इसमें बाई प्रोडक्ट हमें केवल और केवल H2O मिलता है, केवल वाटर मिलता है। ये हमारा मेन एडवांटेज है, H2O नहीं मिलता है हमें, ठीक है। तो इस वजह से ये लेस पॉल्यूटिंग है, बिल्कुल भी पॉल्यूशन इसमें नहीं होता, इस वजह से फ्यूल सेल का यूज किया गया, ठीक है। अब फ्यूल सेल में रिएक्शन क्या होती है हमारी, एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, कैथोड रिएक्शन क्या होती है वो भी देख लेते हैं। तो एनोड रिएक्शन जो होती है यहाँ पर, एनोड मींस ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है? हाइड्रोजन हमारा होता है, ये OH माइनस से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है H2O में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा H2O में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है इस तरह से, क्योंकि OH माइनस हमारे मिले OH से। और इसी तरह से कैथोड रिएक्शन एक हमारा रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो रिडक्शन यहाँ पर होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन H2O से रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके ब्रेक कर जाती है OH माइनस में। किसमें ब्रेक कर जाती है? ये OH माइनस में ब्रेक कर जाती है। तो इस तरह से इसका हो गया रिडक्शन और इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन बचती है, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी यही हुई, H2 प्लस O2 विल गिव H2O। और मेन चीज यहाँ पर थोड़ा कॉस्टली हमें पड़ता है, इसके साथ जो कैटलिस्ट लेते हैं लिथियम हाइड्राइड एल्युमिनियम, कैटलिस्ट को भी प्रॉपर यहाँ पर मेंटेन कर रख पाना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि KOH लिया जाता है साथ में और ये हाईली कोरोसिव होता है नेचर में बेस। तो इस वजह से हमारा ये इसका जो कैटलिस्ट होता है वो भी काफी इफेक्टिव होता है। दैट्स व्हाई ये जो सेल है हमारे लिए हाईली कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, उसके कंपेयर में जो एनर्जी है वो कम मिल पाती है। तो हमारा फ्यूल सेल था। फ्यूल सेल के बाद हम लोग आते हैं टॉपिक कोरोजन। फ्यूल सेल के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है हमारा कोरोजन। तो कोरोजन एक्चुअली क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाना इनटू फॉर्म ऑफ इट्स ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, या फिर वो अपने हाइड्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। एक्चुअली एक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही है कोरोजन। यहाँ पर भी रिडॉक्स रिएक्शन पर होती है, रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड होता है कोरोजन है। हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन हमारे लिए हार्मफुल है, चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था हम लोगों ने क्लास 10th में। तो कोरोजन हमारे लिए इकोनॉमिकली हार्मफुल होता है मेटल्स के लिए। तो अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है कि कोरोजन के लिए फैक्टर्स इफेक्टिंग कौन कौन से। मेन चीज यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डिफरेंस पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोरोजन टॉपिक से। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बन जाता है, उसके बारे में डिस्कस करते चलते हैं हम लोग। और मेन चीज आती है कि कोरोजन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग कोरोजन में नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, नेचर ऑफ मेटल है, उसके साथ इम्प्योरिटीज कितनी है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे डिपेंड करते हैं कोरोजन के लिए। मेन चीज हमें यहाँ बात करनी है कि किस तरह से मेटल्स को कोरोजन से प्रिवेंट करते हैं। तो कोरोजन हमारा क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स इनटू इट्स ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और इन फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स, या वो अपने हाइड्रेट्स में चेंज हो जाती है, किसी भी तरह से अपने सॉल्ट के फॉर्म में चेंज हो जाती हैं बाय द एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के थ्रू हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हमने जो क्लास 10th में पढ़ा था वो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के थ्रू पढ़ा था। यहाँ पर कोरोजन की बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के थ्रू हो रही है, या किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू ऐसा हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। सिंपल प्रोसेस इज दैट द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, जब कोई भी मेटल ईटेड अप हो जाती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कोरोजन। जैसे कि लोहे में जंग लग जाती है, रखा रहता है एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के थ्रू। या घर में देखा होगा इन्वर्टर बैटरी जहां पर रखी होती है, उसके नीचे अगर आयरन प्लेट रख दो तो धीरे 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 गायब हो जाती है। क्यों? उसका कोरोजन हो गया, या उस जगह पर एसिड आता रहता है और उस पर्टिकुलर सॉइल पे जो भी
पर्टिकुलर जगह की सॉइल पर अगर वहां पर कोई मेटल्स प्रेजेंट है तो वो उससे रिएक्ट करने लगती है। और देखो उतनी जगह की सॉइल आपको ऐसा लगता है जैसे स्वेल कर गई, फुली से लगती है, व्हाइट सा डिपॉजिट देखने को मिल जाता है, येलोइश कलर का डिपॉजिट देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सॉइल में डिफरेंट टाइप के मेटल्स प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर ऑल द मेटल्स दैट रिएक्ट विद द एसिड प्रेजेंट इन द बैटरी, उससे रिएक्ट कर जाते हैं और वो फाइनली क्लोराइड हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इनको प्रिवेंट करते हैं। तो प्रिवेंशन में सबसे पहला हमारा क्या होता है, बाय द बैरियर प्रोडक्शंस क्या होते हैं। बैरियर मतलब हम कॉज को ही अप्लाई कर दें जिससे कि हमारा कोरोजन ना हो। जैसे में हमारी प्रॉपर मेटल है, आयरन मेटल है, ये क्या होती है, एयर मॉइस्चर जब इसको मिलती है, नमी मिलती है तो ये क्लोराइड कर जाती है। थोड़ा सॉल्टी वाटर या एसिडिक पीएच मिल जाती है या बेसिक पीएच मिल गई, बेसिक पीएच में जल्दी से क्लोराइड हो जाते हैं। तो क्या किया जाता है, इनको उन चीजों से प्रोटेक्ट कर दें, बैरियर प्रोडक्शन, दैट मीन पेंट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, मेटल्स पर पेंट कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के कांटेक्ट में नहीं आते, उसे बचा देते हैं। एक कोई ना कोई लेयर, ऑयल की लेयर फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि जो आयरन सप्लायर होते हैं वो क्या करते हैं, सरिया के ऊपर जो सरिया होती है उसमें थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा देते हैं, लुब्रिकेशन लगा के रखते हैं ताकि वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए और वहां पर जल्दी से उनके पास जंग नहीं लगती। हम लाए, इधर उधर हैंडलिंग प्रॉब्लम हुई, ऑयल छूट गया और जंग लगने लगती है। या फिर पेंट कर देते हैं उनमें, तो पेंट कर देने की वजह से भी उसमें जल्दी से जंग नहीं लगती है, कोरोजन नहीं होता। दूसरा हमारा क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मेन डिफरेंस हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर, गैल्वेनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गैल्वेनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक्चुअली दोनों ही प्रोसेस में एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर फॉर्म होती है, लेकिन अब दोनों में डिफरेंस है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, किसी भी मेटल को क्या किया जाता है, दूसरी मेटल के लिक्विड स्टेट पे, कोई मेटल है सपोज दैट आयरन पर जिंक की लेयरिंग कराई जाती है, टिन सेट हमारे जो होते हैं चमकते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, आयरन सीड्स को जिंक के सोल्यूशन में डिप करके निकाल लिया। अब हुआ क्या, जो जिंक के सोल्यूशन उसके ऊपर आया तो एटमॉस्फेरिक एयर से रिलेट करके जिंक ऑक्साइड की उसके ऊपर एक कोटिंग हो गई, और वो जिंक ऑक्साइड की कोटिंग उसको एटमॉस्फेरिक फैक्टर से लॉन्ग टाइम तक बचाए रखती है। जब पहले जिंक ऑक्साइड की कोटिंग खत्म होती है, डिस्ट्रॉय होती है, कोरोज करती है, देन आफ्टर आयरन में कहीं ना कहीं पर कोरोजन स्टार्ट होता है। जबकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या हुई कि अगर हमें आयरन पर ही जिंक की लेयरिंग करनी है तो हमने क्या किया, जिंक का कोई सोल्यूशन लिया और उसमें आयरन को इलेक्ट्रोड की तरीके यूज किया और वहां पर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई, तब उस आयरन मेटल पर जो जिंक की लेयरिंग हुई, जिंक ऑक्साइड की लेयरिंग हुई, बाद में एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के थ्रू जिंक ऑक्साइड में चेंज हुई, वो हमारा होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दैट मीन जब हम किसी भी मेटल पर दूसरी मेटल की लेयर थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस या थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस है। जबकि गैल्वेनाइजेशन एक थर्मल प्रोसेस है, यहाँ पर उस पर्टिकुलर मेटल को मॉल्टन स्टेट में लाया जाता है, फिर उस हॉट मॉल्टन मेटल सोल्यूशन में जिस मेटल में उस मेटल की प्लेटिंग करनी है उस मेटल को उसमें डिप कर देते हैं। जैसे आयरन में जिंक को मॉल्टन स्टेट में कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं, एक्स्ट्रा हीट कर लेते हैं, जिस और आयरन सीड को डिप किया और डिप करके उसको निकाल लेते हैं। सब सपोज है जिससे आप कुल्फी खाते हो, ठीक है ना, तो 50 मिनट हो के आपको तुरंत से दे देते। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज बेसिकली ज्वेलरी में करते हैं, प्लेटिनाइज करने के लिए, स्टेबल होती है, लॉन्ग टाइम तक होती है। और गैल्वेनाइजेशन मेटल्स को इसी तरह से सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस हुआ कि वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और गैल्वेनाइजेशन एक थर्मल प्रोसेस है। थर्मल प्रोसेस के थ्रू उसमें लेयरिंग कराई जाती है मेटल की, दिस इज द मेन डिफरेंस। और फिर हम दूसरी चीज है, कुछ मेटल्स में और उनको प्रिवेंट करने के लिए एंटी रस्ट सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे बाइक्स वगैरह जो होती हैं तो इनमें क्या किया जाता है, इनमें देखो जो मेटल्स होती है, जो हम नई मार्केट से कोई चीज खरीदते हैं, कंपनी की कोई चीज गाड़ी खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है, इतनी जल्दी जंग नहीं लगती। हम लोग के दिमाग में अक्सर रह सकता है कि मार्केट से वही कंपनी का दूसरा पार्ट्स खरीद के लाते हैं, जल्दी जंग लग जाती है, कोई लोकल पार्ट्स। तो समस्या होता क्या है कि जब कोई भी गाड़ी का प्रोसेसिंग की जाती है मेटल्स का कोई भी इंडस्ट्री में, तो वो उसको एक पर्टिकुलर पीएच पर प्रोसेस करती है और उसमें एंटी रस्ट सोल्यूशन का यूज करती है जिससे कि उसमें कोरोजन ना हो। तो ये सोल्यूशंस क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं, जबकि बाद में जो पार्ट्स बने उनमें कुछ कमी रह जाती है और इस वजह से उनमें फाइनली जंग जल्दी लग जाती है। और प्लस पेंट की लेयरिंग उसमें कर दी जाती है। तो इस तरह से उसको प्रिवेंट किया जाता है। एंटी रस्ट सोल्यूशन एक पर्टिकुलर पीएच पर उसको प्रोसेस कर लेते हैं और उसके बाद एंटी रस्ट सोल्यूशन उसमें यूज कर लेते हैं, तो उसमें जंग नहीं लगती। ये हमारा मेन टॉपिक था। अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस की। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं रो से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा जो है, ठीक है, इज द रेसिप्रोकल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल मीन्स हमारा जो हमारा आर है, रेजिस्टेंस है, इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। लेंथ अपॉन एरिया पर डिपेंड करता है हमारा, किसी भी उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस एक्चुअली हम कह सकते हैं फिजिक्स के टर्म में, या किसी भी वायर से कोई करंट फ्लो करता है तो उसमें जो ऑब्स्टेकल लगता है, रोक लगती है, रेजिस्टेंस लगती है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एक प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए या आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ पर रो हमारा जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अगर किसी भी सब्सटेंस का ये एरिया हमारा क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो रो इक्वल टू 1 बाई आर। तो ये हमारा रो होता है फाइनली, और रो हमारे यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ये हमारा जो है ये रो है, इस रो को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। क्या होती है इसकी? ओम मीटर इसकी यूनिट होती है रेजिस्टेंस की। तो हमारा रो है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, या इसी को रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है। दिस इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब एक बार बात करते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को C या फिर कैपिटल G से डिनोट करते हैं। यहाँ पर कंडक्टेंस हमारा जो है, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल हमारा जो है वो हमारा रेजिस्टेंस है, उसका रेसिप्रोकल होता है, इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल। दैट मीन C इक्वल टू 1 बाई आर। यही हमारी है कंडक्टेंस। और इसकी जो यूनिट होती है, आर यूनिट होती है ओम। ओम इनवर्स इसकी यूनिट आती है। तो इसकी यूनिट क्या आ जाती है? ओम इनवर्स। या इसको जस्ट उल्टा लिख दो, MHO लिख दो, तो ये भी इसकी यूनिट मीन्स मोम, वो भी हमारी इसकी यूनिट हो जाती है, या ओम इनवर्स हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कप्पा क्या कहते हैं इसको? कप्पा कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने रेजिस्टेंस जो पढ़ा था, R इक्वल टू क्या था? रो इंटू एल बाई ए। आर क्या था हमारा? रो इंटू एल बाई ए। और R की जगह हम अगर हम R को इधर ले आए तो हमारा क्या बन जाएगा? 1 बाई रो इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल बाई ए। और 1 बाई आर हमारा क्या था? अभी हमने पढ़ा जस्ट कंडक्टेंस थी, तो इसकी जगह पे हम ले आते हैं C। क्या ले आते हैं? C या फिर G। तो 1 बाई रो इक्वल टू हो जाता है G इंटू एल बाई ए, या फिर C इंटू एल बाई ए। और ये 1 बाई रो मीन्स रेजिस्टिविटी। 1 बाई रो जो हमने पढ़ा था, रेजिस्टिविटी पढ़ी थी, इसी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, दैट इज कप्पा। एक्चुअली हमारा के है, कप्पा होता है, ग्रीक कप के है, कप्पा कहते हैं। तो यही हमारा बन जाता है के। दैट मीन हमारा आ गया के इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए। और यही हमारी कंडक्टिविटी होती है, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इसी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो हमारी जो कंडक्टिविटी है, जब हमें मोलर कंडक्टिविटी है, जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो ये जनरली क्या होती है? इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती चली जाती है। जनरली इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बढ़ाने पर इंक्रीज करती है। और
कंसंट्रेशन बढ़ाने पर डिक्रीज करने लगती है, क्योंकि कंडक्टिव लेकिन मोल और वही कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज करने लगती है, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ाने पर एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं। मींस कंडक्टिविटी तो डिक्रीज करती है लेकिन हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बेसिकली इंक्रीज करने लगती है। ठीक, विद डाइल्यूशन रिलेटिव इंक्रीज विद द वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्चुअली है मार्क कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की होती है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है, वो डिपेंड करती है कोलॉर्स लॉ के अकॉर्डिंग। मतलब हमारे इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने जो पढ़े थे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट थे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी हमारी जो है वो डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर इंक्रीज करती है। लेकिन अगर नॉर्मली बात करें या केवल कंडक्टिविटी की बात करें तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम में गिवन एरिया में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, अब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की हमारी जो कंडक्टिविटी है उसको डिफाइन किया जा सकता है कोलॉर्स लॉ के अकॉर्डिंग कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसको डिफाइन किया गया कोलॉर्स लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया। तो कोलॉर्स लॉ हमारा क्या है, KOHLRAUSCH कोलॉर्स लॉ। कोलॉर्स लॉ क्या कहता है, सिंपल सी चीज है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टिविटीज ऑफ दियर कंपोनेंट आयंस। कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होगी स्ट्रॉन्ग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर will be the sum of molar conductivities of individual ions। तो इंडिविजुअल हमारे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है और उन्हीं का सम होती है। दैट मीन्स को अगर हम बोलना चाहें तो ये क्या है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution will be equal to the sum of molar conductivities of component ions। मीन्स इसके लिए हम लोग कैपिटल लेमडा भी कहते हैं, बोले मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी लेमडा एम, पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लेमडा एम, नेगेटिव आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उनकी मोलर कंडक्टिविटीज के इक्वल होगी। यही है हमारा कोलॉर्स लॉ कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर जो मोलर कंडक्टिविटीज हैं वो उनके कंपोनेंट्स आयंस के मोलर कंडक्टिविटीज के सम के इक्वल होती हैं। यही हमारा कोलॉर्स लॉ डिपेंड करता है। अब कोलॉर्स लॉ की एप्लीकेशंस हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करने के लिए क्या बार पूछा गया कि लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, जब किसी भी सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो अप्रोच टू जीरो की तरफ बढ़ने लगती है, इतना ज्यादा डाइल्यूशन बढ़ा दिया जाए कि कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो होने लगे, तो उस टाइम पे उसकी जो कंडक्टिविटी होगी सोल्यूशन की उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन अप्रोच टू जीरो देन द कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जब कंसंट्रेशन जीरो की तरफ बढ़ने लगती है तो उस टाइम पे उसकी जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और दूसरी चीज कोलॉर्स लॉ के थ्रू हम किसी भी सोल्यूशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को भी कैलकुलेट करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होती है हमारी, एक्चुअली इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग गिवन कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी गिवन कंसंट्रेशन पर, कंडक्टिविटी है स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी जो हमारी होती है, उनका जो रेशियो है हमारा वही हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। या फिर
अगर हमें निकालना है तो K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर हमें कंडक्टिविटीज गिवन है तो उसको इस फार्मूले के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। कि यहाँ पर हमारा होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। कि अगर हमें इस डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड करने को हमें बोलता है, तो यहाँ पर K हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है, C है कंसंट्रेशन या मोलैरिटी। अगर हमें कंसंट्रेशन या मोलैरिटी गिवन है, C हमारे यहाँ पर होता है कंसंट्रेशन, और अल्फा हमारा है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस फार्मूले से हम यहाँ पर किसी भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी फाइंड कर सकते हैं कि कितना हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट किया है, हम वो भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्बिलिटी ऑफ, कोई हमारा सॉल्युबल है, जो सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी सॉल्बिलिटी क्या है, उसकी भी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है सॉल्बिलिटी ऑफ स्प्राइमरी सॉल्युबल सॉल्ट की लैम्डा m इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन C। K यहाँ पर एक कप्पा है, कंडक्टिविटी को डिनोट करता है, ठीक है। तो K इक्वल टू 1000 अपॉन C, और यहाँ पर मोलैरिटी भी यूज हो जाती है। कंसंट्रेशन है C हमारा, यहाँ पर तो मोलैरिटी है, तो K इंटू 1000 अपॉन C। इसके थ्रू हम मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड कर लेते हैं किसी भी सोल्यूशन की। जो हमारा स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, जल्दी से डिसॉल्व नहीं होता है, मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये हमारा फाइंड था। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। जल्दी हम लोग इसके न्यूमेरिकल टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे।